ओके, तो अभी मेरे को ये जानना है कि लेट्स से अमन अमन वो अगर हम डिवीजन करना चाहते हैं, हमारे पास मान लो n ऑब्जेक्ट है और उनको हम अनइक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो कैसे कर किए थे, याद है प्रोसेस? हेलो अमन हेलो। बताओ। आवाज आवाज क्या नहीं जा रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है मेरे को। आदर्श, आप बताइए। यस यस सर। तो आवाज आ रहा है सर? हाँ, आ रहा है। तो सर वो हम लोग यह सब बता रहे सर, अगर अनइक्वल ग्रुप्स में अगर डिवाइड करना होता था तो पहले टोटल में से जो फर्स्ट हम लोग कोई चुनते थे, जैसे सर एग्जांपल में यहाँ पे है, अगर हम लोग को कोई 7 लोग है और उनको दो तीन के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो सर अब पहले हम लोग 7 में से देखो 3 मैं सेलेक्ट आपको कर। एग्जांपल देता हूँ, सुनो। यस सर। एग्जांपल देता हूँ, मान लो 10 लोग हैं। यस सर। एक ग्रुप में एक होना चाहिए, एक ग्रुप में 2 होना चाहिए, एक ग्रुप में 3 होना चाहिए, एक ग्रुप में 4 होना चाहिए। तो 1 2 यस सर। 3 तो का मिला के 10 हो जाएगा। तो वो क्या यस सर। अप्रोच रखेंगे वहां पे? सर पहले हम लोग 10 में से एक चुनेंगे, हम्म 10C1 से। हम्म फिर हम लोग फिर उसमें से अगर एक चुन लिए तो 9C। सर दूसरा कितना ग्रुप बोले हैं? 2 1 2 3 4। सर फिर हम लोग 9C2 करेंगे। ठीक है। फिर 9 में से 2 चुन चुके हैं तो 7C3 करेंगे। हम्म और फिर 4 बचा है तो 4C4। ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे चारों केसेस को। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? सर मल्टीप्लीकेशन रूट, क्योंकि सारे हमको एक साथ चाहिए ना। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस वाज अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन कि अगर हमारे पास 10 लोग हैं और मुझे उन 10 लोगों को 4 अनइक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जैसे जिसमें पहले ग्रुप में 1 आदमी होगा, दूसरे ग्रुप में 2 आदमी होगा, तीसरे ग्रुप में 3 आदमी होंगे और चौथे ग्रुप में 4 आदमी होंगे। तो हमने ये प्रोसेस को फॉलो किया था कि पहले 10, एक पहला ग्रुप कोई भी बना लो, 10 में से मान लो पहला ग्रुप बना रहे हो, एक आदमी को चूज किया, अब बच्चा 9 आदमी, 9 में से 2 को चूज किया, 9C2, बच्चा 7 आदमी, 7 में से 3 को चूज किया, 7C3, बच्चा 4 आदमी, 4 में से चारों को चूज करना था चौथे ग्रुप के लिए, तो 4C4। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मैंने पहले 4 लोगों का ग्रुप चूज किया होता 10C4 करके, फिर मैंने 2 लोगों का ग्रुप चूज किया, तो 4 चूज हो चुके थे 10 में से, तो बचे 6 लोग। अब 6 में से मैंने 2 लोगों को चूज किया, अब मेरे पास बचे 4 लोग। 4 में से मैंने 3 को चूज कर लिया, अब मेरे पास बचा एक, उस एक का एक ग्रुप बना दिया। तो क्या ये मेरे को कोई डिफरेंट आंसर देगा? क्या ये मेरे को कोई डिफरेंट आंसर देगा? नहीं देगा, राइट। आंसर सेम आएगा। इतना तो सबको ध्यान में है ना? इतना सबको ध्यान में है, परफेक्ट। तो ये था डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू अनइक्वल ग्रुप्स। अच्छा, अब कोई मेरे को इसका फॉर्मूला बताएगा कि सर हम डायरेक्टली ये कैलकुलेट करके, अगर फैक्टोरियल के टर्म्स में एक फॉर्मूला होता था ना, फैक्टोरियल के टर्म्स में एक फॉर्मूला होता था। हर्ष ने हैंड रेस किया, फटाफट चलो हर्ष बता दो। सर जितने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने ग्रुप्स बना रहे हैं उसका फैक्टोरियल। वेरी जैसे गुड। 10 ऑब्जेक्ट को 4 3 2 1 में डिवाइड कर रहे हैं तो 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। परफेक्ट। स्टूडेंट्स, ये चीज एज अ फॉर्मूला आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है। क्या फंडा है कि 10 ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रहे थे, तो इसलिए न्यूमरेटर में 10 का फैक्टोरियल है। अब डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर रहे हो? तो ग्रुप के साइजेस से डिवाइड कर रहे हो। जैसे एक ग्रुप बन रहा था एक ऑब्जेक्ट का, एक 2 ऑब्जेक्ट का, एक 3 ऑब्जेक्ट का, एक 4 ऑब्जेक्ट का, तो इसलिए हम उसमें क्या करेंगे, 4 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 के फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू एवरीवन। याद रखना, ये एज अ फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो, ये एज अ फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो,
then it will become easy for you to understand or basically to get the answers, because अब ये जो 10C1 into 9C2 into 7C3 into 4C4 या फिर 10C4 into 6C2 into 4C3 into 1C1, हमें पता है कि दोनों से सेम आंसर्स मिलेगा, बट माय पॉइंट इज जब हमको पता प्रोसेस पता चल गया है तो हमको फिर उस प्रोसेस का फाइनल आंसर कैसे निकालना जाता है वो भी पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्रोसेस समझना क्यों जरूरी है, ताकि कभी अगर हम फॉर्मूला भूल गए तो हम प्रोसेस से उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। प्लस एक चीज का प्रोसेस जो होता है वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हमें हेल्प कर जाता है परमुटेशन में, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि जैसे हर्ष को ये एज आंसर याद था कि सर ये करेंगे, ये चीज सबके दिमाग में रहना चाहिए। अब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे रखे 9 ऑब्जेक्ट्स और उन 9 ऑब्जेक्ट्स को मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया जिसमें 2, 3 और 4 ऑब्जेक्ट होंगे। 9 ऑब्जेक्ट्स 3 टोटल और 9 ऑब्जेक्ट्स को 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, सब अलग के अलग। ऐसे समझो कि 9 अलग लोग थे आपके टीम में। अब आपको उसमें से एक ग्रुप बनाना था 2 लोगों का, एक ग्रुप बनाना था 3 लोगों का और एक ग्रुप बनाना था 4 लोगों का। तो आपके टोटल नंबर ऑफ आंसर्स कितने हो जाएंगे उस केस में? तो आपका टोटल नंबर ऑफ आंसर्स हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। अब ये चीज फंडा क्लियर है, आई नो सबके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले 9 में से 2 चूज किए तो 9C2 बचा, 7 में से 3 चूज करेंगे 7C3, अब बचेगा 4 में से 4 को चूज करेंगे 4C4। बट अल्टीमेटली वो आप कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना, आंसर की जस्ट पहले वाला स्टेप वो ये है। तो एवरीवन प्लीज डू रिमेंबर दिस, ओके। अच्छा, नेक्स्ट, तो दिस वाज डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम्स इनटू अनइक्वल ग्रुप्स। लेकिन यही डिस्टिंक्ट आइटम्स को अगर हम इक्वल ग्रुप में डिवाइड करते थे, है ना, यही डिस्टिंक्ट आइटम्स को अगर हम इक्वल ग्रुप में डिवाइड करते थे। यस मधुरेन बताइए। सर ये जो आप ये अनइक्वल ग्रुप वाला बताएं, इसमें सर हमारे मॉड्यूल के नेक्स्ट पेज में सर ये दिया हुआ है जो आप फॉर्मूला लिखे हैं m+n+p का हाँ। फैक्टोरियल अपॉन, तो उसमें सर जी फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया हुआ, वो क्या है सर जी देखो फैक्टोरियल? अभी ना ये आपके बुक में ये वाला जो हिस्सा दिख रहा होगा मधुरेंद्र, ये वाला, ये आपका आंसर है डिवीजन का, ठीक है। ये जो आपका पेज, इस वाले पेज के नीचे एंड में जो फॉर्मूला दिख रहा है, और जो आपका दूसरा फॉर्मूला दिख रहा है ना, जो ये वाली फॉर्मूले की आप बात कर रहे हो, इसमें स्टार्टिंग कैसे किया, स्टेटमेंट को पढ़ो। नाउ इफ द ग्रुप्स वेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेल, मतलब अब अगर आप उन ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका आंसर क्या होगा। तो ना अब जो आप जो चीज कह रहे हो जी फैक्टोरियल वाला मल्टीप्लिकेशन, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन का है। मतलब सवाल ऐसे समझिए कि आपके पास 10 अलग अलग चॉकलेट थे, आपने उस 10 अलग अलग चॉकलेट को, या 9 अलग अलग चॉकलेट थे, 9 अलग अलग चॉकलेट को आपने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप में 2 चॉकलेट, एक ग्रुप में 3 चॉकलेट, अपने टेबल पे अलग कर दिया, टेबल पे, और एक ग्रुप में 4 चॉकलेट, ठीक है। अब अगर आपने ग्रुप बना लिया और अब आप उन्हीं ग्रुप्स को 3 बच्चों को देना चाहते हो, 3 बच्चों को देना चाहते हो, तो हो सकता है आपने पहले बच्चे को या तो 2 चॉकलेट दिया होगा, या 3 चॉकलेट दिया होगा, या फिर 4 चॉकलेट दिया होगा। तो जो आपने ग्रुप बनाकर अब जो बच्चों को चॉकलेट दोगे ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पूरा जो प्रोसेस होता है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जी फैक्टोरियल वाली चीज मैं थोड़ी देर पे आता हूँ। जी फैक्टोरियल से ऊपर वाला आपने एक फॉर्मूला देखा होगा जहां पे जी फैक्टोरियल नहीं है, m+n+p ऐसे लिखा हुआ है, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल वगैरह। तो दैट इज द आंसर फॉर डिवीजन। एंड कल के क्लास में हमने डिवीजन पढ़ा था, आज की क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप दिस फंडा इज क्लियर मधुरेंद्र। ओके, अब सिमिलरली जैसे ये हेडलाइन है, देखो यहाँ पे क्या है ना, हेडलाइन देख के पता चल रहा होगा डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू इक्वल ग्रुप्स। तो हम यहाँ पे, हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट है, मान लो 10 चॉकलेट थे, लेकिन उन 10 चॉकलेट को आप 5 ग्रुप में डिवाइड करोगे, हर ग्रुप में आप 2 ही ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो, 2 ही चॉकलेट रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके भले ही ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है ना, सारे चॉकलेट्स अलग अलग है, लेकिन आपने ग्रुप्स के साइजेस सेम रखे हुए। जो इक्वल ग्रुप थे उसमें ये मीन कर रहे हैं कि ग्रुप के साइजेस सेम रखे आपने। तो वहां पे हम डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा सवाल है। तो विवांशु कह रहा है कि सर एग्जांपल से बता दीजिए। विवांशु कल की पूरी क्लास में मैंने आई थिंक यही लगाया ना टाइम,
तो अभी तो आपको बताना चाहिए कि हाँ क्या होगा। आपको बताना चाहिए, बताओ तो क्या समझो थोड़ा सा। बोलो। सर कल आप बताए थे वहाँ पे वो इक्वल ग्रुप्स वाला, तो हमको थोड़ा समझ में आया था, फिर बाद में घर पे रिवीजन किया थोड़ा और आया, लेकिन एक बार एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छा समझाते। मैंने समझाने के टाइम पे एग्जाम्पल ही तो लिया था, मतलब मैंने यस सर, ये थे। अगर मैं एक बार उस एग्जाम्पल पे चलूं जो कल मैंने लेक्चर लिया था, जैसे मैंने ये बोला था कि अगर हम, अच्छा हाँ, आदर्श कह रहे हैं कि सर मैं ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ आदर्श बताओ। वाले अनइक्वल में आवाज कट रही है। वैसे ही। हेलो सर, अब आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है। तो सर जैसे हम लोग अनइक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करते थे वैसे ही केस बना के, और हम लोग मतलब नंबर ऑफ ग्रुप से डिवाइड कर देते थे। तो वो तो लेकिन अनइक्वल ग्रुप साइज के लिए होता है ना, यहाँ पे अगर ग्रुप साइज इक्वल हो जाता है तो हम कुछ एक्स्ट्रा करते थे। वो क्यों करते थे? सर हम लोग इसलिए डिवाइड करते थे क्योंकि जो हम लोग अनइक्वल ग्रुप साइजेस में केसेस निकालते थे उसमें रिपीटेशन भी होता था कुछ। वो लोग आपस में भी अरेंज होते थे जो कि डिफरेंट नहीं होता था। परफेक्ट। इसीलिए हम लोग ग्रुप के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता था। सही बात है। देखिए इस चीज को समझिए सबको ही, जिन लोग को इक्वल ग्रुप्स वाले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कि अगर हमको 7 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुपों में डिवाइड करना था, जिसमें एक ग्रुप में 3, एक ग्रुप में 3 और एक ग्रुप में 1 हो, तो आप 7c3 इंटू 4c3 इंटू 1 करेंगे तो 140 आएगा, लेकिन एक्चुअली में आंसर 140 नहीं होता है, ठीक है। यस सर। उसके फिर हमने यहाँ पे, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलो एक छोटे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मैंने बोला कि लेट से हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है A B C D, और इन 4 ऑब्जेक्ट को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं, 2-2 चीजों का। तो अभी जो हमारा डिस्टिंक्ट अनइक्वल ग्रुप का जो फंडा होता है उसमें हम पहले 4 में से 2 सिलेक्ट करते हैं 4c2, अब बच्चा 2 में से 2 सिलेक्ट करेंगे 2c2, और क्योंकि दोनों ग्रुप्स बनाने हैं तो 4c2 इंटू 2c2 करते हैं, तो 6 इंटू 1 6 आता है। तो उस मेथड के हिसाब से हमें 6 अलग अलग ग्रुप मिलने चाहिए। लेकिन जब हम ये टेबल को देखें तो हमको ये यस सर। जानने को मिला कि हमें ग्रुप्स कितने बन रहे थे, हमारे ग्रुप सिर्फ 3 बन रहे थे। 3। तो मैंने आप लोग को बताया था कि 4c2 इंटू 2c2 करने से वो 6 क्या है, तो वो 6 मैंने यहाँ लिखा था, ये ब्लैक कलर से जो दिख रहा है। तो यस उन सर। 6 में मतलब पहले आप क्या कर रहे थे विवांशु, 4 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे थे। अब 4 यस में सर। से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे थे, तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं जरा ये बताओ। ABCD में से अगर आप 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो या तो आपने AB चूज किया ए होगा, बी ए या AC, AC या या फिर AD, AD। या BC, या BD, या CD, यही होगा ना। यस सर। 4C2 का वैल्यू 6, तो ये 6 केसेस हो गए। अभी अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे ही हमने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, मेरा अगले ग्रुप का 2 ऑब्जेक्ट खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो मेरा आया CD, मतलब वो मैंने लिख दिया। अब मैंने बोला कि ये जो पहले 3 है और ये जो अगले 3 है, ये एक्चुअली में रिपीटिशन हो रहा है। जैसे यस सर। सबसे पहला मैंने लिखा है ABCD, और यहाँ पे एकदम आखिरी वाला देखो CDAB। अब आपके मन यस में थोड़ा सा ये आ सकता है कि सर ये अलग अलग है, आपने वहां पे पहले AB लिखा है और उसके बाद CD लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपने पहले CD लिखा हुआ है और उसके बाद AB लिखा हुआ है। नो सर, सेम ही है ना, ये हम क्या करें, अभी ऐसे समझो कि हम टेबल पे खाली उसको अलग कर रहे थे, 4 चीजें थी, हम 2 चीजों में अलग करना था। तो एक ग्रुप AB का होगा, एक ग्रुप CD का होगा, या फिर एक ग्रुप CD का होगा, एक ग्रुप AB का होगा। ये बोलना अलग मतलब सेम चीज ही तो रिपीट कर दिया ना मैंने। यस तो सर। यहाँ पे हमको क्यों ऐसा मिला, बिकॉज जब ग्रुप साइजेस इक्वल थे ना तो अपने बीच में अरेंज हो रहे थे, अपने बीच में क्या हो रहे थे, वो अरेंज हो रहे थे। अब 2 ग्रुप्स के साइजेस इक्वल थे तो वो 2 अपने बीच में अरेंज करके रिपीटिशन प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इसीलिए हमने किससे डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया 2 के फैक्टोरियल से। यस तो सर। 4c2 टोटल नंबर ऑफ केसेस आ रहा था, लेकिन वो 2 ग्रुप्स साइजेस सेम थे जो अपने बीच में रिपीटिशन बना रहे थे, तो इसीलिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर बना 4c2 जो कि 6 था, 6/2 हो गया हमारा 3, और इसीलिए ये टेबल के अंदर हमको 3 ग्रुप दिख रहा था, G1 G2 G3। फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया था एक और एग्जांपल से, जहां पे मैंने बोला कि चलो अब मान लेते हैं कि हमारे पास
6 ऑब्जेक्ट है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, 6 ऑब्जेक्ट है। और अब इन 6 ऑब्जेक्ट में से मैं 3 ग्रुप बनाना चाहता हूँ, एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट, और एक ग्रुप में, मतलब तीनों ग्रुप में 2-2 ऑब्जेक्ट रखना चाहता हूँ। तो अपने नॉर्मल मेथड से सब 6c2 इंटू 4c2 इंटू 2c2 करेंगे तो वहां से 90 आता है। फिर लेकिन इस टेबल में हमने ये पाया कि लेकिन 90 मतलब 90 डिफरेंट केसेस नहीं है, एक्चुअली में 15 डिफरेंट केसेस ही आया। और ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी इसके हेल्प से कि मान लो ये जितने भी आपको केसेस दिख रहे हैं, ये इसमें सबसे पहला लेटर कौन सा, ए दिख रहा होगा आपको, है ना? देखो रेड कलर से सब ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ, दिख रहा है? तो सारे विवांशु ए वाले दिख रहे थे। अब ये देखो पहले 3 ए बी वाले हैं, उसके बाद ये देखो अगले 3 ए सी वाले हैं, फिर अगले 3 ए डी वाले हैं, अगले 3 ए ई वाले हैं, और अगले 3 ए एफ वाले हैं। तो इस तरीके से हमें, जब हमने ए बी बना लिया तो अब हमारे पास क्या हो सकता था, सी डी हो सकता था, या सीई हो सकता था, या सी एफ हो सकता था, है ना? सी डी सीई सी एफ, तो ये आपको ग्रीन कलर से वो केसेस लिखे हुए हैं। अब मैंने बोला कि हो सकता है, मान लो आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर हर जगह लेकिन ए से स्टार्टिंग हो रहा है, अगर मेरा स्टार्टिंग में ए नहीं आए तब? मैंने बोला ठीक है, ऐसा है तो सी डी को रख लो। लेकिन आपने सी डी को जब रखा, जब आपने सबसे पहला सी डी चूज किया, तो अब दूसरा ग्रुप जो बनाओगे, अब वो दूसरा ग्रुप में तो ए आ सकता है, तो या तो ए बी होगा, या ए ई होगा, या ए एफ होगा। और जब आपने दूसरे ग्रुप में ए बी चूज कर लिया और सी डी पहले ही बन चुका था, तो तीसरे ग्रुप के लिए ई एफ बनेगा, यहाँ पे तीसरे ग्रुप के लिए बी एफ बनेगा, और यहाँ तीसरे ग्रुप के लिए बीई बनेगा। तो अब मैंने बोला कि क्या ये मुझे 3 डिफरेंट केसेस दे रहे हैं? तो जरा देखो, सी डी ए बी ई एफ, और अगर आप एकदम पहला जो टेबल के अंदर जो पहला केस देख रहे हो उसमें भी क्या है, सी डी ए बी ई एफ। रिपीटिशन आ गया कि नहीं आएगा? तो मैंने किस इंटेंशन से इसको लिखा था? मैंने इस इंटेंशन से लिखा था कि ऐसे शुरू करेंगे तो हमको कुछ नए केसेस मिलेंगे। लेकिन क्या हमको नए केसेस मिले? हमको नए केसेस नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज इस बार यहाँ पे 3 ग्रुप्स थे जिनके साइजेस सेम थे, 3 ग्रुप्स थे जिनके साइजेस सेम थे, और वो अपने बीच में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो रहे थे। वो अपने बीच में जो 90 आंसर आया था ना, 6c2 इंटू 4c2 इंटू 2c2 करके, तो जो 90 आंसर आया था उस 90 के अंदर ये हमें 3 केस, हर एक केस जो था वो 3 फैक्टोरियल वेज 3 फैक्टोरियल केसेस दे रहा था। तो लेकिन वो हर 6 केसेस का तो हमको एक ही केस लेके चलना था, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता, हमको 6c2 इंटू 4c2 इंटू 2c2 को डिवाइड करना था किससे, 3 के फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि इस बार 3 ग्रुप्स ऐसे थे जिनके साइजेस सेम थे। इस बार 3 ग्रुप्स ऐसे थे जिनके साइजेस सेम थे। हाँ विवेक। सर इसी के बेस्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा मॉड्यूल का, मतलब हाँ। सेम ऐसे ही है। हाँ ठीक है, अभी उसको कॉन्सेप्ट में ही डाउट है, तो क्वेश्चन देखना तो बेवकूफी होगी ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऐसे ही है, formula याद हो मतलब गया। सर क्वेश्चन ये बोल रहे हैं ना कि 52 कार्ड है, फिर डिवाइडेड अमंग 4 प्लेयर्स इक्वली इन हाउ मेनी वे, तो 13 बांटेंगे 4, मतलब 4 इक्वल बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 52 कार्ड है, 4 लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड करना है, कितने तरीके से कर सकते हो? तो ये तो वही हो जाएगा ना, 13 करेंगे। हाँ तो मेरा 54 का फैक्टोरियल, 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल का पावर 4। तुमने और सॉल्व तो भी नहीं factorial- किया ढंग से, क्या तुमने सॉल्व भी नहीं किया है, नहीं तो किए कॉपी हैं में सर, लिखा फिर होता ना, सोच के बता रहे हो। सर कॉपी में पूरा क्वेश्चन हम लिखे हैं, बना भी लिए हैं, मतलब कुछ कुछ है। तो सर 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल टू द पावर 4। गलत, क्योंकि हम नीचे सॉरी सबसे पहले 13 का ऊपर, फैक्टोरियल। हाँ ऊपर 52 का फैक्टोरियल, नीचे हम ग्रुप के साइजेस से डिवाइड करते हैं। तो ग्रुप 13 का साइज 13 था का 13 का, फैक्टोरियल। अब 13 का फैक्टोरियल 4 बार लिखना पड़ता हमको, 4 बार लिखना पड़ता, तो उस 4 बार को फिर हम क्या करते, 1/4 के फैक्टोरियल। हाँ लेकिन नहीं, आंसर नहीं दिया है। 13 का फैक्टोरियल का पावर 4 लगाते, हम्म और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ग्रुप साइजेस हमारे सेम आ रहे हैं, तो इसीलिए मेरे को तो क्या करना था, 4 4 के का फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना था। लेकिन आंसर ये नहीं दे रहा है। आंसर में क्या दे रहा है?
बस ये दे रहा है 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 का फैक्टोरियल टू द पावर 4, बस 4 का फैक्टोरियल नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा ये देखो देखो, ये ना डिवीजन, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि पैक ऑफ 52 कार्ड्स हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 प्लेयर्स के बीच में डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम 4 प्लेयर्स के बीच में डिवाइड कर रहे हैं, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल हो गया। आप खुद सोचो कि अगर आपके सामने 4 लोग खड़े हैं, आपने एक को 1 2 3 4 दिया, अगले को 5 6 7 8 दिया। अब अगर आपने पहले को 5 6 7 8 दिया होता और दूसरे को 1 2 3 4 दिया होता, तो वो दोनों अलग अलग केसेस होते कि नहीं होते? होते, राइट? मतलब ये इसमें 4 को इसमें क्या अलग होगा अलग दे जानते हो? सकते हैं। इसमें हमको जी का, जो मधुरेंद्र ने थोड़ी देर पहले जी का फैक्टोरियल का बात किया था ना, वो जी का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, जी का फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे तो हम लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं जैसे होगा यहाँ पे तो कंफ्यूजन, नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कंफ्यूजन। बोला है। आप अभी मेरे को एक बार समझो बात को, वहां पे ग्रुप वर्ड यूज किया है, यहाँ पे तो कह रहा है कि 52 कार्ड्स को 4 लोगों में कैसे डिवाइड करोगे। अब अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपके सामने 52 अलग अलग आपने चॉकलेट्स हैं, वो 4 बच्चों के बीच में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आप तो पहले ग्रुप्स बनाओगे सारे। अब उन ग्रुप्स को कितने तरीके से बच्चों को दिया जा सकता है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आपके टोटल नंबर ऑफ क्या बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस बनते हैं। समझ गए। ठीक है? तो ये थोड़ी देर में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के बाद फंडा समझ में आ जाना चाहिए। ओके ओके, सो विवांशु ये बताओ, क्या इक्वल वाला फंडा समझ में आ गया आपको? डन, ठीक है, परफेक्ट। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है, एक बार उसको भी देख लिया जाए। भाई इस पे क्यों मैं फोकस डालना चाहता हूँ जानते हो? बिकॉज अगर आप बाई चांस फॉर्मूला भूल जाते हो, तो एक छोटा सा टेक्निक याद रखिए ना, आपको आंसर हमेशा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हम जैसे ये वाला फॉर्मूला, तो आई थिंक सबने ये देख रखा होगा, ये वाला फॉर्मूला। ये वाले फॉर्मूले में क्या है, हम एम ग्रुप्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? एम ग्रुप्स बना रहे हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, मतलब हर ग्रुप में एन ऑब्जेक्ट चलेगा। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? एम एन। तो इसीलिए ऊपर एम एन का फैक्टोरियल है, और नीचे एन का फैक्टोरियल कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? जितने ग्रुप्स होंगे। जैसे अभी जो उसने पूछा था, 13 का फैक्टोरियल 4 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 13 के फैक्टोरियल का पावर 4 आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे एन के फैक्टोरियल पे पावर एम आएगा। बट क्योंकि यहाँ पे ग्रुप सेम है, तो जितने ग्रुप सेम होंगे हमको उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो अगर यहाँ पे जैसे एम ग्रुप सेम है, तो इसीलिए हम एम के फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम एम के फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट, मुझे ये बताइए कि ये वाली चीज कल पढ़े थे खुद से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, क्या ये चीज खुद से पढ़े थे? ये फंडा क्या कहता है? जो कल की हमारी क्लास थी स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते थे। अब या तो ग्रुप का साइज इक्वल होता था, या फिर ग्रुप का साइज अनइक्वल होता था। लेकिन अब हम आज की क्लास में क्या देखेंगे? आज की क्लास में देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, और हम उसको ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले हाँ, पहले पहले ये देख लेते हैं। राइट, तो मैं ना ये वाले चीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना चाहूंगा।
अच्छा एक बार इसका आंसर बताओ तो जल्दी से। इसका आंसर बताइए। हर्ष सही है, मृगंक सही है, मधुरेंद्र थोड़ी सी गलती हो रही है देखो, विवांशु करेक्ट है, श्रेया गलती हो रही है, साक्षी गलती हो रही है, आदित्य राहुल सही है, विवेक गलत है, पंकज सही है, नहीं पंकज थोड़ी सी गलती हो रही है क्या? ठीक है, नहीं पंकज आपका भी वो सही होगा, आपका भी सही होगा, आदर्श सही है, पलक गलती है, टॉकिस गलती है, देखिए ये देखो जो हमने क्वेश्चंस देखे थे या जो कॉन्सेप्ट देखे थे, एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें हम कंप्लीट अनइक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे, दूसरा देखा था कॉन्सेप्ट जहां पे हम कंप्लीट इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे। लेकिन इस सवाल में क्या था, इस सवाल में हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट थे और उन 5 ऑब्जेक्ट को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे, 5 ऑब्जेक्ट को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे, और जिसमें कि 2 ग्रुप सेम था और तीसरा नॉट सेम था, तीसरा नॉन इक्वल था। तो कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके इसको सॉल्व करना है। सिंपल सा फंडा है। द सिंगल ऑब्जेक्ट, जैसे पहला ग्रुप बनाने के लिए सिंगल ऑब्जेक्ट को चूज किया जा सकता है 5C1 वेज में, 5C1 वेज में। बचे आपके पास 4 ऑब्जेक्ट, अब 4 में से हमको 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, 4 ऑब्जेक्ट में हमको 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, तो एक तरीके से 4C2 इंटू 2C2, 4C2 इंटू 2C2। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ग्रुप का साइज सेम है ना, इन दोनों में हमारा ग्रुप का साइज सेम है, तो जब हमारा ग्रुप का साइज सेम हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, तब हमको क्या करना पड़ता है, हमको डिवाइड करना पड़ता है। किससे डिवाइड करना पड़ता है, तो जितने ग्रुप्स के साइज सेम है तो 2 के फैक्टोरियल से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ग्रुप के इससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, 5C1 की वैल्यू 5 हो गई, 4C2 की वैल्यू 6 है, 2C2 की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 3। तो 5 3 का कितना हो गया, 5 3 का 15 हो गया। ओके, अच्छा दूसरा फंडा फैक्टोरियल वाला मेथड। तो फैक्टोरियल वाला मेथड क्या कहता है, वो कहता है कि कितने ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हो, 5 ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हो, तो 5 का फैक्टोरियल लिखो ऊपर। आप कितने के ग्रुप्स बना रहे हो, 3 ग्रुप्स बना रहे हो, तो सबके ग्रुप साइज से डिवाइड करो। तो एक ग्रुप है 1 का, एक ग्रुप है 2 का, एक ग्रुप है 2 का, डिवाइड किया। अब देखा कि ये दोनों ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना ग्रुप, ये 2 ग्रुप्स है जिनका साइज सेम है, तो इसलिए हमको क्या करना था, हमको 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना था। तो इस हिसाब से 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल का क्यूब, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल का क्यूब, तो ये हो गया आपका 120 डिवाइडेड बाई 8। अब 120 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाई 8 15 हो गया, तो ये फैक्टोरियल के फंडे से भी सॉल्व हो जाता है, राइट। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स कि आपको, आपके सामने ना 10 चॉकलेट है, आपके सामने 10 चॉकलेट है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम डिस्कस करना चाहते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड करना। क्या कॉन्सेप्ट होगा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को ग्रुप्स में डिवाइड करना। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक एग्जांपल से समझे। तो सपोज यू हैव 10 identical sweets. Suppose you have 10 identical sweets and you want to divide it
divide it into groups. ठीक है, सवाल क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास 10 आइडेंटिकल मतलब सेम मिठाइयाँ थी और हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं। कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं? मान लो 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं, सच दैट each group consists of at least one item. Clear है? सिंपल सा फंडा। सोचिए, मिठाई थे आपके पास 10 और मिठाई के डब्बे थे मान लो 4। ओके, मिठाई के डब्बे थे 4। आपको क्या करना था? आप मिठाई के डब्बों में मिठाई को रखना चाहते हो, बस कंडीशन क्या है कि हर डब्बे में कम से कम एक मिठाई होना चाहिए। तो फिर कितने पॉसिबल ग्रुप्स बना सकते हो? हर्ष का तो आंसर भी आ गया है। हाँ ग्रुप, हर्ष मैंने 4 लिखे हैं। गाइस ये बहुत जल्दी कुछ लोग आंसर कर रहे हैं। अगर आपने कल घर पे पढ़ाई नहीं की है इस टॉपिक को लेकर, और अगर आप पहली बार सुन रहे हो, पहली बार ट्राई कर रहे हो, मैं चाहूंगा थोड़ा तो टाइम ना, 2-3 मिनट। हाँ हर्ष, आंसर गलत है वो वाला। चलो, अब मैं ना यहाँ पे ऑलरेडी अवंती के मॉड्यूल में ये चीज का सॉल्यूशन है, तो मैं उसी का हेल्प लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। राइट, लिखना कम पड़ेगा, जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगा, टाइम बचेगा आपका। सो ये देखिए, कुछ सिमिलर क्वेश्चन है क्या स्टूडेंट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, कंडीशन है नो ग्रुप्स मस्ट बी एम्प्टी। तो अगर हमारे पास 10 आइडेंटिकल बॉल्स है और अगर हमारे सामने 4 बॉक्सेस है जिसमें हमको उन बॉल्स को रखना है, ठीक है, सच दैट नो बॉक्स मस्ट बी एम्प्टी। तो इस बार हम बॉक्सेस को खाली नहीं करना चाहते, एक मतलब कोई खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन लिखे हैं। सिचुएशन क्या लिखा है? बॉक्स 1 में 1, बॉक्स 2 में 1, बॉक्स 3 में 2, बॉक्स 4 में 6। दूसरा सिचुएशन लिखा है बॉक्स 1 में 1, अब बॉक्स 2 में 2 कर दिया, बॉक्स 3 में 3 किया, बॉक्स 4 में 4, या फिर 3-2-3-2। तो ये सब अलग अलग सिचुएशन है। राइट, ये अलग अलग सिचुएशन है। अब इस तरीके से क्या हम वैल्यू पुट करके देखेंगे? बाप रे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्या हम वहां से कोई लॉजिक डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो पढ़िए जरा इसको। ये कह रहा है सिंस ईच बॉक्स कैन हैव 1 और मोर बॉल्स, क्योंकि हर एक बॉक्स में एक या एक से ज्यादा बॉल्स होने चाहिए, it is difficult to find the total number of ways by using conventional permutations और combination approaches। क्योंकि हम हर बॉक्स में कम से कम एक बॉल रखना चाहते हैं,
तो ये हमारे लिए मुश्किल है नॉर्मल जो मेथड है उससे हम सॉल्व करें, बिकॉज तब तो बहुत ज्यादा सिचुएशन बन जाएगा, बहुत ज्यादा। क्यों बन जाएगा बहुत ज्यादा सिचुएशन? क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास इस बार ये नहीं बताया है कि हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट फिक्स्ड होने चाहिए। अगर आप कल वाले दिन का देखोगे तो भले ही इक्वल ग्रुप होता था या अनइक्वल ग्रुप होता था, हमें ये पता रहता था कि एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट जाने वाले हैं। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मैंने आपको कहा है? नहीं कहा है, राइट। इस क्वेश्चन में तो मैंने आपसे सिंपली कौन सा पॉइंट रखा है कि आपके सामने 10 मिठाइयां रखी हुई थी, सारी मिठाइयां सेम थी और आपके सामने 4 बॉक्सेस रखे हुए हैं। आप कितने तरीके से मिठाइयों को बॉक्सेस में डाल सकते हो, जिसमें हर बॉक्स में कम से कम एक मिठाई होना चाहिए, कम से कम एक मिठाई होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके मन में जो सबसे पहला सवाल आ रहा होगा कि सर इसका मतलब है कि हर बॉक्स में मान लो एक एक मिठाई रख दी, हर बॉक्स में पहले एक एक मिठाई रख दी, बचा कितना 6, अब बचा 6 मिठाई। अब वो 6 मिठाई चाहो तो किसी एक के बॉक्स में पूरा का पूरा डाल सकते हो, या हो सकता है कि आपने 4 इधर डाल दिया, 2 उधर डाल दिया। तो अब ये इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि कौन से डब्बे में एक मिनिमम हमको पता है, मैक्सिमम नहीं पता, या ये दिख रहा है कि एक बॉक्स में हम अलग अलग केसेस, अलग अलग नंबर ऑफ मिठाइयां रख सकते हैं। तो ये सिचुएशन जो है, अगर हम केस वाइज अगर लिखने पे उतर गए तो हमको टाइम बहुत लग जाएगा, हमको टाइम बहुत लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कल हम जब क्वेश्चन देख रहे थे, 4 ग्रुप्स है, 2-2 4 ऑब्जेक्ट है, 2-2 के इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो वो बॉक्स बनाकर उसमें वो फिगर आउट करना आसान था। बट यहाँ पे क्या है कि इसका आंसर भी बहुत बड़ा होगा। अब आंसर अगर 40, 50, 60 ऐसा आ रहा है तो क्या हम 40 केसेस बना पाएंगे ना? ऑब्वियसली। तो देखो एक सिचुएशन देखो, एक सिचुएशन है जहां पे पहले बॉक्स में 1 मिठाई, दूसरे में 1 मिठाई, तीसरे में 2 मिठाई, चौथे में 6 मिठाई। तो ये देख रहे हो जो सर्कल दिख रहा है ये मिठाइयां है, ठीक है, सब सेम है। तो एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, 2 यहां चला गया और बाकी 6 यहां चला गया। दूसरा सिचुएशन है 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर। तीसरा सिचुएशन है 3 इधर, 2 इधर, फिर से 3 इधर, 2 इधर। तो इन सबको देख के, इन सबको देख के क्या लग रहा है? तो सिंपल सी चीज लिखी गई है कि इफ यू नोटिस इन ईच ऑफ द सिचुएशंस द पोजीशन ऑफ द बॉल्स रिमेन्स द सेम। अगर आप देखो तो हर एक सिचुएशन में यहाँ पे बॉल्स का तो पोजीशन सेम था ना। अगर आप ऊपर के तीनों केसेस को जरा विजुअलाइज करोगे तो आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा कि सर यहाँ आपने ना बॉल्स का पोजीशन चेंज नहीं किया, तो फिर किसका पोजीशन चेंज किया? किसका पोजीशन चेंज किया या क्या चेंज किया? सो ऑल दैट चेंज्ड was the size of the boxes enveloping the balls। मतलब कि आपने सिर्फ क्या किया है, आप उस बॉक्स में कितना बॉल जाएगा आपने सिर्फ उसके नंबर को चेंज किया है। Hence we can create different situations by changing the partition created by the boxes। इसीलिए हम यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, और वो सिचुएशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? by changing the partition created by the boxes। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि बहुत अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं ना, बहुत अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं। तो वो सारे अलग अलग सिचुएशंस को कैसे क्रिएट किया जा सकता है? तो वो सर्कल्स के बीच में अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमने ना एक पार्टीशन लगाया, ये हमने दूसरा पार्टीशन लगाया, ये हमने यहाँ पे तीसरा पार्टीशन लगाया। तो ये कह सकते हो कि ये एकदम लेफ्ट साइड था, लेफ्ट हैंड साइड, ये था हमारा राइट हैंड साइड। तो ये तो फिक्स था, ठीक है, ये फिक्स था। तो लेफ्ट हैंड साइड और पहला पार्टीशन के बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो पहले बॉक्स में गया, पहला पार्टीशन से दूसरा पार्टीशन के बीच में जो आया वो दूसरे बॉक्स में गया, दूसरा पार्टीशन और तीसरा पार्टीशन के बीच में जो है वो तीसरे बॉक्स में गया, एंड तीसरा पार्टीशन एंड राइट हैंड साइड के बीच में जो भी था वो चौथे बॉक्स में गया। ठीक है, तो मैं इसको P1 लिख देता हूं अभी फिलहाल, इसको P2 लिख देता हूं, इसको P3 लिख देता हूं। अगर आप देखोगे तो यही सेम प्रोसेस करके हमने दूसरे सिचुएशन भी बनाए। जैसे अब यहाँ पे ये आपका LHS है, एकदम फिक्स पोजीशन, मतलब राइट एंड बोल लो, राइट एंड बोल लो, और ये आपका राइट, ये राइट एंड है, वो लेफ्ट एंड है। अब ये यहाँ पे आपका पार्टीशन 1 हो गया, ये आपका यहाँ पे पार्टीशन 2 हो गया, ये आपका यहाँ पे पार्टीशन 3 हो गया। तो अब लेफ्ट हैंड और पार्टीशन 1 के बीच में जो आ रहा है वो पहले डब्बे में जाएगा, पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 के बीच में जो आ रहा है वो दूसरे डब्बे में जाएगा,
पार्टीशन 2 और पार्टीशन 3 के बीच में जो आ रहा है वो तीसरे डब्बे में जाएगा, एंड पार्टीशन 3 और राइट एंड में जो है वो चौथे डब्बे में जाएगा। ठीक है, तो जब पॉइंट जो यहाँ पे समझा रहा हूं वो ये कि देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ बॉल्स तो वही के वही रखे गए हैं, लेकिन सिर्फ पार्टीशन, जो ये 3 पार्टीशन हमको दिख रहा है, इसको कहाँ रखा जा रहा है? तो ये पार्टीशंस को रखा जा रहा है 2 बॉल्स के बीच में जो स्पेस बन रहा है वहां रखा जा रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को दोबारा पढ़िए एंड आपको ये चीज थोड़ा अच्छे से हिट करना चाहिए। Hence we can create different situations by changing the partition created by the boxes। तो हम यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस कैसे बना सकते हैं? तो जो पार्टीशन बन रहा है बॉक्सेस के बीच में, उन पार्टीशंस को अगर हम लोग चेंज करें तो हमारा अलग अलग सिचुएशंस बन रहा है। टू सी द इफेक्ट ऑफ दिस पार्टीशन, इन्हीं पार्टीशंस का अगर हम इफेक्ट देखना चाहते हैं, सो कंसीडर द सेम सिचुएशंस ड्रॉन विद बॉल्स एंड पार्टीशंस। तो अब ये चीज को वो बेसिकली और एग्जांपल्स के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, जहां पे अब वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ ये पार्टीशंस की यूज कर रहा है ना, यहाँ पे ये पार्टीशंस को यूज कर रहा है, ये पार्टीशंस को यूज कर रहा है। तो अब यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन पे आते हैं। सो इफ यू नाउ नोटिस we have 3 partition that separates the 10 balls into 4 groups। आप खुद सोचिए कि अगर आपके टेबल पे 10 चॉकलेट रखा है और अगर आपको उसको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, हर ग्रुप में कम से कम एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपको अगर 4 ग्रुप में डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, तो आपको 4 पार्टीशन लाइन की जरूरत नहीं है। आपको कितने पार्टीशन लाइन की जरूरत है? सिर्फ 3। जैसे आप लोगों ने कभी किया होगा पेज बचाने के लिए कि जब आप पेज होता है ना, कभी कभार आप पेज को एक बार फोल्ड कर देते हो, जैसे मान लो ये ऐसे टाइप का, आपने ऐसे पेज को फोल्ड कर दिया, पेज को फोल्ड करते थे और फिर दोनों साइड में लिखते थे, राइट? तो एक फोल्ड आपने किया तो पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, जैसे ये वाली लाइन हो गई। अब ये एक लाइन है, इस लाइन पे स्टूडेंट्स अगर मैंने एक पार्टीशन किया तो उसने लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ये वाली लाइन लूं और अगर मैं यहाँ 2 पार्टीशंस क्रिएट करूं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो लाइन एक था, पार्टीशंस 2 था, लेकिन अब 2 पार्टीशन बनाने के कारण कितने केसेस बन गए? तो केस 1, केस 2, केस 3। सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अगर हमको 4 पार्टीशंस 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो हमको एक कम 3 पार्टीशन लाइन की जरूरत पड़ेगी। और वो पार्टीशन लाइंस कहां पे रख रहे हो आप? तो आप वो पार्टीशन लाइन रख रहे हो 2 बॉल्स के बीच में जो गैप है उधर। ठीक, सो नोटिस, इफ यू नाउ नोटिस, वी हैव 3 पार्टीशंस दैट सेपरेट द बॉल्स इनटू 4 ग्रुप्स। तो आपने जितने भी अभी तक ये सारे एग्जांपल्स देखे, केसेस देखे, सिचुएशंस देखे, इन सब में बॉल्स है 10, ग्रुप्स बना रहे 4, लेकिन 4 ग्रुप बनाने के लिए हमको 3 ही पार्टीशन की जरूरत पड़ रही है। सो नोटिस दैट टू क्रिएट 4 ग्रुप्स वी नीड ओनली 3 पार्टीशंस। यू विल आल्सो नोटिस दैट टू एंश्योर नो बॉक्स इज एम्प्टी, अब हम ये भी मेक श्योर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, तो इसीलिए हम पार्टीशन को कहां लगा रहे हैं? हम पार्टीशन को 2 बॉल्स के बीच में लगा रहे हैं। हम पार्टीशन को कभी भी लेफ्ट या राइट में नहीं रखते, क्योंकि लेफ्ट में रखोगे तो वहां पे 0 वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा कम से कम एक आइटम हो, सो टू एंश्योर दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी, द पार्टीशंस मस्ट कम ओनली बिटवीन 2 बॉल्स। तो अब स्पेसेस को देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेसेस है, और उन 9 स्पेसेस में से हमको 3 स्पेस चूज करना है जहां पे हम पार्टीशन वाली लाइन लगाएंगे। तो 9 स्पेसेस में से 3 स्पेसेस को कितने तरीके से चूज किया जा सकता है? तो उसको किया जा सकता है 9C3 वेज में। कितने तरीके से किया जा सकता है? 9C3 वेज में किया जा सकता है। बोलो, क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? तो अगली बार से आपको अगर ऐसा सवाल आता है, देखो कंडीशन याद रखो, अप्रोच याद रखो। कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर 10 के 10 मिठाइयां सेम थी और अगर उन 10 मिठाइयों को मैं
4 बॉक्सेस में रखना चाहता हूं, कंडीशन है कि कोई भी बॉक्स में खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब कम से कम एक मिठाई हर बॉक्स में जानी चाहिए। तो हम उधर कैसे सोचेंगे कि 10 मिठाइयां जो है वो अपने बीच में 9 गैप क्रिएट करेंगी। उन 9 गैप में से कोई भी 3 गैप चूज करके अगर हम पार्टीशन कर देंगे तो हमको 4 ग्रुप मिल जाएगा। तो 9 गैप में से 3 गैप चूज करने के कितने रास्ते हैं? तो 9C3 रास्ते हैं। कितने हो जाएंगे? 9C3 रास्ते हो जाएंगे। मधुरेंद्र, क्या आपको समझ में आया ये चीज? अली, साक्षी, पलक, विवेक, अमन, टॉकीर बताइएगा। आई थिंक एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा होगा, बट जो फाइनल एंड जो रिजल्ट है या सॉल्यूशन वाला जो मेन हिस्सा है देखोगे तो दैट इज वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल। कोई डाउट आ रहा है किसी के मन में? कोई सवाल आ रहा है इससे रिलेटेड? किसी तरीके का अगर सवाल आ रहा है मन में इससे रिलेटेड तो प्लीज बताइए। राहुल पूछ रहे हैं कि सर ग्रुप पर डिपेंड करेगा कि पार्टीशन कितना होगा। ऑब्वियस ही बात है राहुल, अगर हम 10, मान लो आपके सामने 20 चॉकलेट थे, सब सेम 20 चॉकलेट थे, और उन 20 चॉकलेट में हम 10 ग्रुप बनाना चाहते थे जिसमें हर एक ग्रुप में कम से कम एक आइटम होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 20 ग्रुप है वो बनाएगा 19 गैप, 20 ऑब्जेक्ट है वो बनाएगा 19 गैप, और हमको 10 ग्रुप बनाना है तो हमको 9 पार्टीशन करना पड़ेगा। तो 19 गैप में से 9 गैप को चूज करेंगे पार्टीशन के लिए, तो मेरा आंसर हो जाएगा 19C9। अब विवेक ने यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा है, अगर डिस्टिंक्ट हो तो। विवेक, मेरा ये टॉपिक का शुरुआत ही किस कंडीशन से था कि ये जो अप्रोच है ये सब कुछ किसके लिए फॉलो हो रहा है? आइडेंटिकल के लिए हो रहा है ना? तो थोड़ा सा मेरा सवाल है इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो बताओ। डिस्टिंक्ट हो तो कल हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्टिंक्ट वाले का डिवीजन देख लिया था, अब हमको उसका खाली डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, वो जो जी फैक्टोरियल क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि मैं क्या पूछ रहा हूं, आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो। अगर इस चीज को नहीं रिलेट कर पाए कि हाँ ये सर क्या पढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है और कोई दूसरी कंडीशन ही अलग है, मैंने टॉपिक का शुरुआत जिससे किया ना, थोड़ा वो ध्यान में रखो। ओके, तो अब देखिए, तो यहां पे जो आप सिचुएशन आपको समझानी है वो ये कि इस केस में हमारा आंसर कितना आ रहा है? टॉकीर कह रहा है इन केस वन ग्रुप एम्प्टी। अच्छा वो, हाँ वो अब अगला बताऊंगा, अभी बताऊंगा वो टॉकीर। तो यहाँ पे अपना आंसर कितना बन रहा है? 9C3 बन रहा है। एक सिचुएशन बाकी है स्टूडेंट्स, जहां पे अभी मैंने बोला कि हर एक ग्रुप में कम से कम एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर वहां पे ये भी सिचुएशन हो जाए कि ग्रुप्स खाली हो सकते हैं, मतलब आपने किसी डब्बे में कोई मिठाई रखी नहीं, तब क्या करेंगे? तो वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ मधुरेंद्र। सर ये जो आप क्वेश्चन दिए हैं, अगर हम लोग को मालूम हो इसमें कि कितना ग्रुप में इसको डिवाइड करना है और मिनिमम कितना जा सकता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो वो जो पहले वाला हम लोग का अप्रोच था mn फैक्टोरियल वाला जो आप वो फॉर्मूला बताया, उसको यूज करके हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं? वो वाला जो अप्रोच कल जो बताया था उसमें सारे आइटम्स डिस्टिंक्ट होते थे कि नहीं? सारे आइटम्स डिस्टिंक्ट थे, राइट? और यहाँ पे आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारे आइटम्स क्या है? आइडेंटिकल है। तो उस अप्रोच से हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर? मैंने पीछे ना एक क्वेश्चन रखा हुआ है, होपफुली हम वहां तक शायद पहुंच जाए, तो वो केस ना बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको एक बार पहले वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जो मतलब कि पूरा दिमाग खोल देगा। वो है ये वाला सवाल, इन हाउ मेनी वेज कैन यू पुट 5 balls in 3 boxes? कितने तरीकों से आप 5 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में रख सकते हो? और ये दिया है 4 कंडीशन। कंडीशन क्या है? बॉक्स भी सिमिलर है, बॉल्स भी सिमिलर है। दूसरा कंडीशन, बॉक्स डिफरेंट है, बॉल्स सिमिलर है। तीसरा कंडीशन, बॉल्स डिफरेंट है, बॉक्स सिमिलर है। एंड चौथा, बॉक्सेस भी डिफरेंट है, बॉल्स भी डिफरेंट है। तो मैंने ये जो है ना, ये आपके सारे केसेस को कवर कर लेता है।
ब्रॉडली 4 ही केसेस है, ठीक है, बट थोड़ा सा टाइम दो मेरे को वहां पे पहुंचने के लिए, हम लोग को पहले तैयार होना पड़ेगा उस क्वेश्चन के लिए। मृगंक ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि सर अगर ये बोल दिया कि हर एक ग्रुप में कम से कम इतना आइटम होगा तो क्या करेंगे। तो मृगंक एक दो क्वेश्चन लूंगा मैं, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस के हेल्प से आपको इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, राइट। पंकज आपका भी सवाल यही है कि एक केस एटलीस्ट 3 आइटम्स कंटेन्स अ ग्रुप, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में। पंकज कहीं ना कहीं हम उसको इस सिचुएशन में कन्वर्ट करते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं खुद वो केसेस है, वो सारे अलग अलग केसेस है। तो 9C3 सिंपल सा फंडा है, 9C3 कब होगा, डिवीजन ऑफ division of 10 identical objects into 4 groups। अच्छा जानते हो स्टूडेंट्स, एकदम सेम कॉन्सेप्ट एक और सवाल पे लगता है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट एक और सवाल पे लगता है, कौन सा जानते हो, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो ऐसे समझिए, इसके लिए भी मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अगर ये चीज इक्वल टू 10 है, मतलब हमारे 4 वेरिएबल्स है x1 x2 x3 x4, ऐसे समझो कि ये क्या है, तो ये आपका 4 दोस्त थे, 4 दोस्त के पास जितने भी रुपए हैं, 4 दोस्तों के पास जितने भी रुपए हैं उनको जब आप ऐड करते हो तो 10 रुपए बन जाए, ठीक है। ये आपकी बचपन की सिचुएशन है, अब तो लोगों के पास बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि आखिर कितने केसेस हो सकते हैं, ठीक है, कितने डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है x1 x2 x3 x4 की, ओके, x1 x2 x3 x4 की। और मैं ये सेम सवाल मॉड्यूल में आपको दिखाना चाहूंगा यहां पे, फाइंडिंग नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो एक क्वेश्चन दिया है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 xr, तो इतने सारे वेरिएबल को ऐड करके वैल्यू बन रहे हैं n। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशंस, जिसमें कंडीशन दिया हुआ है कि एक कंडीशन है x1 x2 x3 पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, और दूसरा कि उसको होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, दूसरा होल नंबर होना चाहिए। तो अभी इस सवाल को देखते हैं। अभी मैंने आपको बस कंडीशन दे दिया है, कंडीशन क्या दिया है कि x1, x2, x3, x4 ये सब बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में। किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर में। तो स्टूडेंट्स कुछ सिमिलर सिचुएशन है क्या, बिकॉज अगर आप इस सिचुएशन को देखोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला ही बन रहा है, यस और नो। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन देखोगे तो जो सॉल्यूशन होगा सेम एज अबव क्वेश्चन, सेम एज अबव क्वेश्चन। मानते हो कि नहीं, सेम फंडा चलेगा कि नहीं। मान लो सब 1-1 रुपया रख दिया 10 टू, 1-1 रुपया रख दिया 10 टू, तो वो 10 1 रुपए के बीच में 9 गैप्स बनेंगे, और 9 गैप्स में से अगर आप 3 पार्टीशन लाइन लगा देते हो तो आपको 4 ग्रुप्स बन जाएंगे, और वही आपका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर कितना होने वाला है, यहाँ पे भी आंसर 9C3 होने वाला है।
आप में से कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? हैंड रेस करके बताना कि इसका भी आंसर 9C3 होगा। आप में से कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इसका भी आंसर 9C3 होगा? हैंड रेस करके बताओ जल्दी से। अली अनम्यूट करना। यस सर। कहाँ पे दिक्कत हो रही है? यही लास्ट में सर कुछ सर x1 x2 लिखे है ना, उसी में सर थोड़ा एक बार और बता देते सर। इससे पहले वाला टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन के पहले हाँ, क्या था सर? वही एनसी वाला था। टॉपिक तो बताओ। टॉपिक का नाम हम्म, क्या था? किचन में एनसी। कोई नहीं, जब ध्यान देने लगोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? और तब मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। स्क्रीन पे जो दिख रहा है x1 x2 बोल दिया, उसके ऊपर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, और उसके ऊपर क्या है पता ही नहीं है। वैसे पूरा क्लास में मैं यही लिखा ही हूँ, इसके आगे तो और कुछ लिखा हूँ ही नहीं मैं। चलो, तो मधुरेंद्र समझ में आया है ना? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? राहुल कह रहे एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ राहुल बताइए। सर इसमें कंडीशन नहीं ना है कि सर किसी एक लड़के के पास सर पैसा ही हो, सर किसी एक के पास तो पैसा भी नहीं ना हो सकता। हाँ, मैंने कंडीशन दिया है ना अभी फिलहाल। मैंने कंडीशन दिया है कि x1 x2 x3 x4 नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। नेचुरल नंबर में बिलोंग करना नहीं चाहिए देखें। मतलब कम से कम ₹1 यस किसी सर, के यस पास सर। होना चाहिए। नहीं देखें, ठीक है। हाँ। हमको लगा सर कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट अब फटाफट अपन दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस है, मॉड्यूल पे ले चलता हूं, है ना, टाइम थोड़ा सा बचेगा। हाँ अच्छा, मीनवाइल जो अभी हमने डिस्कस किया ना 9C3, आप उसका फॉर्मूला ये याद रख सकते हो। ये अपने मॉड्यूल में इसको स्टार मार्क लगा दो, मॉड्यूल में स्टार मार्क लगा दो, ठीक है? इफ यू हैव n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स which can be distributed into r groups, अगर आपके पास n सेम चीजें हैं जिनको आप r ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, जहां पे किसी भी ग्रुप में where no group can have zero objects, no group can have zero objects का मतलब है किसी भी ग्रुप में जीरो ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हम n-1 स्पेसेस में से r-1 स्पेसेस में पार्टीशन लगाते हैं, जो कि कितने तरीके से किया जा सकता है, n-1 c r-1। तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, ताकि अगली बार अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर 50 आइडेंटिकल बॉल्स है, उन 50 आइडेंटिकल बॉल्स को 20 आइडेंटिकल ग्रुप्स 20 क्या कहते हैं 20 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, हर ग्रुप में कम से कम एक बॉल होना चाहिए, तो आपका आंसर सीधा आना चाहिए उस टाइम पे 49C19। ठीक है, आपका आंसर सीधा आना चाहिए 49C19। दूसरा कंडीशन जो आप लोग चाहते थे वो आपके सामने दिख रहा होगा, ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी, ग्रुप्स खाली हो सकते हैं। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ग्रुप्स खाली हो सकते हैं, तो अब ये वो वाला सिचुएशन समझो कि 10 मिठाइयां थी, 4 डब्बे थे, और अब आप किसी डब्बे में कोई मिठाई ना रखो ये भी चलेगा, ठीक है? अभी तो पिछला वाला केस क्या था कि हर डब्बे में कम से कम एक मिठाई जा रही है, लेकिन इस बार क्या होने वाला है स्टूडेंट, इस बार हम हर डब्बे में, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10 के 10 मिठाई एक ही डब्बे में डाल दिए, ओके, 10 के 10 मिठाई आपने एक ही डब्बे में डाल दिए, तो वहां पे क्या होगा? तो जरा पढ़ो इसको। इन दिस सिचुएशन द पार्टीशंस आर नॉट कंस्ट्रेन्ड टू कम ओनली बिटवीन द बॉल्स। अगर हमने ये कह दिया कि अब हमारा कोई डब्बा खाली हो सकता है, तो इसका ये मतलब है कि जो पार्टीशन वाली लाइन है, अब वो कंस्ट्रेंट नहीं आता है कि पार्टीशन वाली लाइन दो बॉल्स के बीच में आए। हो सकता है पार्टीशन वाली लाइन एकदम लेफ्ट में जा रही हो,
तो अगर लेफ्ट में जा रही है तो फिर वहां पे 0 केस वाला बन जाएगा, है ना। तो यही लिख रहा है कि देयर कुड बी अ पार्टीशन बिटवीन द फर्स्ट बॉल एंड देयर कुड बी मोर देन वन पार्टीशन बिटवीन द बॉल। देयर कुड बी मोर देन वन पार्टीशन बिटवीन द बॉल। आई थिंक ये लॉजिक समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इमेजिन करो कि ये जैसे 6 हमारे पास बॉल्स थे, ठीक है। 6 बॉल्स को हमको 3 डब्बों में डालना है और डब्बे खाली रह सकते हैं। तो अगर डब्बे खाली रह सकते हैं, तो अगर मैंने ये वाला केस लिखा हुआ है, तो क्या ये मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? मेरा क्वेश्चन सुनो, 6 बॉल्स है मेरे पास आइडेंटिकल, उनको मैं 3 डब्बों में डालना चाहता हूं और अब मेरा कोई भी डब्बा खाली रह सकता है। तो क्या ये जो आपके सामने अभी सिचुएशन दिख रहा है, क्या ये मेरा आंसर का एक केस होगा कि नहीं होगा? ये मेरे आंसर का एक केस होगा या नहीं होगा? पंकज, होगा, राइट? क्योंकि मैंने तो आपको ये बोला ना कि हमको 6 बॉल्स को 4 बॉक्सेस में डालना है और 3 बॉक्सेस में डालना है, जिसमें कि बॉक्सेस खाली रह सकते हैं। खाली रह सकते हैं क्या ये मतलब नहीं है कि आपको खाली रखना ही है, ये भी हो सकता है कि आपने सारे बॉक्सेस भरे हो, तो ये एक केस हो सकता है। अच्छा ये बताइए, अगर मैंने पार्टीशन यहां लगाया है, दो पार्टीशन यहां लगाए हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैंने दोनों पार्टीशन यहां लगाए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ टॉकिट। सर इसका मतलब हुआ कि वो एक बॉक्स खाली है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा पहला बॉक्स भी खाली हुआ, यस सर। हमारा दूसरा बॉक्स भी खाली हुआ, यस सर। और हमारा तीसरे बॉक्स में कितने आइटम है? 6 आइटम है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अच्छा। अगर ऐसे लिखा हुआ है तब इसका क्या मतलब हुआ? बोलिए। सर एक बॉक्स ही खाली है बस और 2 बॉक्स भरा हुआ है। तो कितना है उसमें, कितना है ये भी बताओ। आपको पता भी तो चलना चाहिए कि कितने में डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट बॉक्स में 2 है, हाँ, दूसरे बॉक्स में खाली है और तीसरे बॉक्स में 4 है। एग्जैक्टली। अभी इसका क्या मतलब होगा? सर 2 बॉक्स खाली है और सब बाकी बॉक्स भरा हुआ है। मतलब पहला देखो, आप ऐसे सोचो ना, लेफ्ट हैंड के साथ ही पार्टीशन लग गया, तो लेफ्ट हैंड और पहला पार्टीशन के बीच में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कि पहला बॉक्स खाली है। अब पहला पार्टीशन और दूसरा पार्टीशन के बीच में आता है हमारा दूसरा बॉक्स, उसमें 6 ऑब्जेक्ट है, और दूसरा पार्टीशन और राइट हैंड के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब तीसरा बॉक्स खाली है। तो इससे ये पता चला कि पहला बॉक्स खाली, दूसरा बॉक्स में 6 आइटम, तीसरा बॉक्स खाली, है ना। जैसे ये बताओ, सिंपल सा चीज समझो कि अगर ऐसे में डालता हूं ऐसे, तो आप अपने मन में कहीं ना कहीं हम ये लॉजिक लेके चल रहे हैं ना कि यहाँ पे हमारा एंड है, यहाँ पे हमारा एंड है कि नहीं। तो एंड होने के कारण ये क्या देखते हो, तो ये हमारा हो गया पहला बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट, दूसरे बॉक्स में 2 ऑब्जेक्ट और तीसरे बॉक्स में 3 ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो ये एंड, आप ये एंड ऐसे मान लो, ये एंड ऐसे मान लो, ठीक है। और अब हम पार्टीशन को रखना चाहते हैं। कंडीशन क्या है? कोई डब्बा खाली रह सकता है, कोई डब्बा खाली रह सकता है। तो अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो पहला एंड और इस पार्टीशन के बीच में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब पहला डब्बा खाली है। पहला पार्टीशन और दूसरा पार्टीशन के बीच में, पहला पार्टीशन एंड दूसरा पार्टीशन के बीच में एक बॉल आ रहा है, एंड दूसरा पार्टीशन और राइट हैंड के बीच में 5 बॉल आ रहा है। तो मैं जो पॉइंट यहाँ पे समझाना चाहता हूं वो ये कि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो हमारे सामने है 6 बॉल्स, ठीक है, हमारे सामने है 6 बॉल्स। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम कायदे से देखोगे तो 6 बॉल्स और जो 2 पार्टीशन है उनको बस अरेंज कर रहे हैं, बिकॉज अब हमारा पार्टीशन कहीं भी जा सकता है, हमारा दोनों पार्टीशन एक ही गैप में आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इन दिस सिचुएशन द पार्टीशंस आर नॉट कंस्ट्रेंड टू कम ओनली बिटवीन द बॉल्स। इस सिचुएशन में ये कंडीशन नहीं है कि बॉल्स को पार्टीशन के बीच में ही आना है। पहले बॉल के आगे भी पार्टीशन आ सकता है
एंड 2 बॉल्स के बीच में एक से ज्यादा पार्टीशन भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से जो जनरल सिचुएशन बन रहा है, जहां पे आपको फॉर्मूला समझाया जा रहा है, सो सपोज वी हैव n balls which can be distributed into r groups and groups can be empty as well। तो अगर हमारे सामने n balls रखे हुए हैं और अगर हम उसको r groups में डालना चाहते हैं, ठीक है, हम उसको r groups में डालना चाहते हैं, तो r groups बनाने के लिए हमको r-1 पार्टीशन चाहिए होगा और हमारे पास n-1 है। तो ये वाली लाइन को सब अच्छे से दिमाग में क्लियर रखो। दिस मीन्स दैट वी हैव n balls and r-1 पार्टीशन स्टिक्स। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास अभी फिलहाल n बॉल्स है एंड r-1 पार्टीशन स्टिक्स है, जो कि अपने बीच में आप कितना भी चाहो उनको अरेंज कर सकते हो, ठीक है, उनको कितना भी अरेंज कर सकते हो। जैसे मान लो ये मैंने आपको दे दिए 3 डब्बे दे दिए और दो पार्टीशन दे दिए। तो अब ये 3 डब्बों और 2 पार्टीशन को आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज करोगे ना, किसी भी ऑर्डर में अरेंज करोगे, वो आपके इस कंडीशन का, इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन होगा। जैसे अगर इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको ऐसे रहने देने का मतलब क्या है, पहला डब्बे में 3 आइटम, दूसरे डब्बे में 0 आइटम, तीसरे डब्बे में 0 आइटम, ठीक है। मधुरेंद्र ने हैंड रेज किया, यस मधुरेंद्र। सर अगर ग्रुप एम्प्टी होगा तब तो ऑब्जेक्ट से ज्यादा ये मतलब ग्रुप्स हो सकते हैं। अगर ग्रुप एम्प्टी होगा तो हाँ बिल्कुल, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि हम 3 ऑब्जेक्ट को 10 ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये देखो, ये हमारे थे ये हमारे n बॉक्सेस हैं, ये क्या है हमारे n बॉक्सेस। और अगर हमको 3 ग्रुप बनाना था तो हमको 2 पार्टीशन का जरूरत चाहिए। तो अगर हमको r ग्रुप बनाना था तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये r-1 पार्टीशन दिख रहा है। तो ये n बॉक्सेस और ये r-1 पार्टीशन, इनको अपने बीच में अरेंज किया जा सकता है। तो ये ऐसा ही हो गया कि मान लो 5 किटकैट और 3 डायरी मिल्क को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो 5 + 3 8 हो गया, 8 का फैक्टोरियल। अब 5 का 5 किटकैट अगर सेम है तो 5 का फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तीनों डायरी मिल्क सेम है तो 3 का फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे क्या दिख रहा है, n + r-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल इनटू r-1 का फैक्टोरियल। फॉर्मूला फॉर, ये फॉर्मूला किस चीज का है, जहां पे हम n + r-1 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, जिसमें n आइडेंटिकल है एक टाइप का और r-1 आइडेंटिकल है दूसरे टाइप का। हाँ सर जब r जो है वो n से बड़ा होगा तब तो आंसर निगेटिव में भी तो आ सकता है ना। नहीं आएगा ना, क्यों आएगा। आप ये वाला केस लो कि हमारे पास तीन वो है, ये मान लो बॉल्स है और हमको इनको 10 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो 10 ग्रुप में डिवाइड करना है तो आपको कितना पार्टीशन चाहिए होगा, 9 पार्टीशन। तो ये डंडे कितने बनाऊंगा मैं, 9 डंडे बनाऊंगा, ठीक है, 9 डंडे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हो सकता है कि आपने आप खुद बताओ कि अगर आपको 9 डब्बों में तीन मिठाइयों को रखना है और डब्बे खाली रह सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि आपने पहले डब्बे में तीनों मिठाई रख दी और बाकी सारे डब्बे खाली रख दिए। पॉसिबल है कि नहीं, अगर पॉसिबल है तो आंसर नेगेटिव कैसे आएगा। और दूसरा बात, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है कि अगर 3 आइटम है और 10 ग्रुप बनाना है, 10 ग्रुप बनाना है मतलब 9 पार्टीशन करना है, तो ये 3 और ये 9 + 3 कितना हो गया, 12 का फैक्टोरियल। 12 का फैक्टोरियल, इसको कितने भी तरीके से अरेंज करो, डंडों को उठा के कहीं भी रखो, बॉक्सेस को उठा के कहीं भी रखो, अल्टीमेटली इन 12 ऑब्जेक्ट्स को कितने भी तरीके से अरेंज करोगे तो 12 फैक्टोरियल होगा, जिसमें से ये 3 मिठाइयां जो है आइडेंटिकल है तो उसको 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो 9 डंडे लगाए हैं, पार्टीशन के स्टिक्स लगाए हैं, ये सबके सब भी आइडेंटिकल है तो हमको 9 के फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ये जो भी आंसर आएगा उतने केसेस में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट्स थोड़ा टाइम शॉर्ट हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे एंड करूंगा। फॉर्मूला हो गया हमारा n + r-1 c r-1। लॉजिक क्या है, n ऑब्जेक्ट था, फिर से ये चीज को याद रखो, n बॉल्स था, r ग्रुप में डिवाइड करना है, r ग्रुप में डिवाइड करने के लिए r-1 पार्टीशन स्टिक चाहिए। तो ये r-1 पार्टीशन स्टिक और ये n बॉल्स टोटल मिला के हो गए n + r-1, n + r-1। इन n + r-1 चीजों को अरेंज करना है, ठीक है। तो n + r-1 चीजों को अरेंज करोगे कितने तरीके से, तो आप लिखोगे n + r-1 का फैक्टोरियल, लेकिन इसमें से n फैक्टोरियल आइडेंटिकल है
तो n फैक्टोरियल आइडेंटिकल है इसलिए उसके फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और यहाँ r-1 आइटम स्टिक्स भी सेम है तो इसलिए r-1 के फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे। ओके, और c मतलब कॉम्बिनेशन के टर्म्स में फॉर्मूला देखेंगे तो कॉम्बिनेशन के टर्म्स में फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस r-1 c r-1, ठीक है, n प्लस r-1 c r-1, राइट। तो इसके साथ ये फंडा क्लियर हो चुका है। तो आज की क्लास में अगर हम मॉड्यूल से बात करें तो ये जो आर्टिकल नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ये पूरा कवर हो गया। और आर्टिकल नंबर 4 है फाइंडिंग नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ये पूरा कवर हो गया, ठीक है। ये 2 कवर हो चुके हैं। यहीं पे मैं एंड कर रहा हूं। मेरी क्लास है 12th में, मुझे लिंक बना के भेजना है। बाय एवरीवन, टेक केयर। कल हम इस टॉपिक को खत्म कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से अलॉन्ग विद एक्सरसाइज। ओके, चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते रहना एक्सरसाइज के, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। एंडिंग द सेशन हियर। बाय एवरीवन, टेक केयर।